अस्सलाम वालेकुम, माइनस न्यूज़ के साथ मैं हूं फौजिया कुलसुम राना और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे क्योंकि शायद सहाफ़ी, सामाजिक कारकुन या मुल्की सतह पर सोचा जाए, देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एक इशू आता है जी। किसी भी चीज़ को सोशल इश्यूज़ पर जब हम काम कर रहे हो या पॉलिटिकल पर, तो डेटा, फैक्ट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और बड़े हसास जो कह लीजिए इश्यूज़ हैं उन पर जब हम बात करते थे, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें और जिन्स बेस्ड जो क्राइम हुआ करते हैं किसी भी मुल्क में उनकी बात करें, तो एसएसडीओ एक ऐसा इदारा हमें मिला जिसने हमारी एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो हल कर दी। उन्होंने रिपोर्ट्स इशू करनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ सहाफ़ियों की कैपेसिटी बिल्डिंग, अमली तौर पर उनकी मदद करना, विमेंस डे पे चाहे जो मोजा किट्स हैं वो खवातीन सहाफ़ियों को गिफ्ट करना, इसके साथ साथ मुतादद उनके काम है जिनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हमने उनके सरबराह हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सैयद कौसर साहब, उनको हमने मदऊ किया है माइनस न्यूज़ में। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं जो जुड़े हुए हैं इस सारे इशू से। लेकिन एक और भी ये है कि आलमी तौर पर प्रेशर है कि यूएस स्टेट ने पूरी फंडिंग बंद कर दी है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की जो मेजर फंडिंग थी, उनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो यूएस स्टेट से जुड़े हुए थे और वो भी काफ़ी मसाइल का शिकार हो गए। तो हम इन कुछ नुकात पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कौसर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। एक तो बेहद ममनून है आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये जो मैंने एक मसले की जड़ बयान की ना, सबसे पहले मैं उसी की तरफ आ जाती हूँ डायरेक्टली ना। जब सहाफ़ी रिपोर्ट करते हैं, कहते हैं जी टेबल स्टोरी दे देते हैं, ये मेहनत नहीं करते। एक हमारे जो सबसे बड़ा बीइंग जर्नलिस्ट मुझे भी लगता है चैलेंज है ना, वो डेटा का है। फैक्ट्स नहीं मिलते हमें। मैंने आपकी देखी इसी वीक में जो रिपोर्ट आपकी शाया हुई, खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट बेस आप लोगों ने सिनफी सतह के हवाले से जो क्राइम होते हैं, सिनफी क्राइम या जराइम हम उन्हें कह सकते हैं। पहले आप करते थे सूबाई सतह पर काम, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप लोग चले गए। एक तो मुझे ये बताइए, हमारी सबसे बड़ी मुश्किल, एक तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने हल भी कर दी। दूसरा ये बताइए आपका सोर्स क्या होता है, कैसे आप ये डाटा इकट्ठा करते हैं। सिनफी जराइम के हवाले से रिपोर्ट्स भी मैं आपकी देख रही होती हूँ। फिर एक और बड़ा अहम इशू है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उस पर भी आप लोग काम कर रहे होते हैं। तो थोड़ा हमें अपना तरीकाकार बताइए कि ये डेटा आप कैसे इकट्ठा करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया और बेसिकली देखें, अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के अंदर सबसे एक सीरियस इशू है वो यही है कि लोग खबर दे रहे होते हैं ज़राए की बुनियाद के ऊपर। ठीक है, ज़राए के मुताबिक ये हो गया और जिसकी वजह से ये जो हम एक डिसइंफॉर्मेशन है सोसाइटी के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा फैल रही होती है कि अगर कोई भी डेटा इस तरह का आ रहा है जो लोग अपनी तरफ से किसी ज़राए के मुताबिक इकट्ठा कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो एक काइंड ऑफ नेगेटिव इमेज जाता है स्टेट का भी और उसके साथ साथ उसके इदारों का भी। तो एक डिसइंफॉर्मेशन है, उसको काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक रियलिस्टिक अप्रोच के तहत इकट्ठा किया हुआ डेटा हो जिसको आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज भी कर सकें कि भाई ये डेटा है, ये फैक्ट्स है, और उसकी बेसिस के ऊपर आपके जो स्टेट के इदारे हैं वो अपनी प्लानिंग कर सकें और जो हम जैसे आप जैसे लोग हैं वो उसके ऊपर एडवोकेसी कर सकें। या जिस तरह आपने फॉरेन असिस्टेंस की बात की, तो वो मुल्क जो है वो उन इलाकों के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें, क्योंकि जब तक आपके पास डेटा नहीं है आप अपनी प्लानिंग नहीं कर सकते, आप उस इशू को एड्रेस नहीं कर सकते, आप लोगों को जब तक एजुकेट नहीं करेंगे, जब तक लोग उसके ऊपर अपनी रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप उसी इशू को जो है ना प्रॉपर एड्रेस नहीं कर सकते। अब आते हैं कि आपने कहा कि ये डेटा इकट्ठा कैसे करते हैं। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बड़े अच्छे लॉज बने हुए हैं। आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो एक फंडामेंटल राइट है हर शहरी का, 18वीं तरमीम 2010 के अंदर ये आया था और उसके तहत हर शहरी को ये हक दे दिया गया कि वो किसी भी सरकारी इदारे से एक सादा कागज़ के ऊपर दरखास्त लिख के कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एक कलेक्ट कर सकता है जो पब्लिक इंटरेस्ट की हो। हमने जब ये प्लान शुरू किया तो इनिशियली हमने अखबारों की जो खबरें हैं उनको बेसिकली उनसे डेटा लेना हमने शुरू किया। उसको हम डेली बेसिस पे मॉनिटर करते थे। मुख्तलिफ अखबार हमने रीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के और नेशनल और सूबे लेवल के हमने इकट्ठे किए, जिसको हमने एक रिपोर्ट जो है हम कंपाइल करते हैं और बहुत सारे कुछ और इदारे हैं जो इस तरह की रिपोर्टिंग जो है वो ऑलरेडी कर भी रहे होते हैं। देन वी थॉट कि यार ये वो डेटा है जो हम शायद जस्ट मीडिया से ले रहे होते हैं और मीडिया में ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ सही छपी हो। वो किसी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के सहाफ़ी को किसी ज़राए से पता चली, उसने कोई खबर छाप दी या क्राइम डायरी से कोई चीज़ उठा के उसने निकाल दी या किसी और सोशल मीडिया पे देखा और उसकी बेसिस पे वो खबर निकाल दी, अखबार के अंदर पब्लिश कर दी, तो क्यों ना इसको एक क्रेडिबल सोर्स है उसके थ्रू डेटा इकट्ठा किया जाए और ये देखा जाए कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो रिपोर्टिंग कितनी कर रहे हैं इस तरह के केसेस के ऊपर।
अब इसको मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारी एक इम्प्रेशन होता है, जैसे हम जो जर्नलिस्ट लोग हैं वो ये भी सोच रहे होते हैं कि यार अगर कहीं पे क्राइम का नंबर ज़्यादा आ रहा है तो वो सूबा बड़ा अनसेफ है या वो ज़िला बड़ा अनसेफ है, वहाँ पे इस तरह के मसाइल बड़े ज़्यादा हैं। इसके ऊपर भी ना थोड़ी सी परसेप्शन बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर दुनिया को आप देखें, आप अभी गूगल करें कनाडा के अंदर रेप केसेस पिछले 1 साल के अंदर कितने हुए, आपको मिलियंस में फिगर नजर आएंगे। आप अभी यूके का डेटा देखें, आप ओपन डेटा की जिनकी पॉलिसीज हैं, आप उन सारे मुल्कों के डेवलप कंट्रीज को देखें, आपको ओपन सोर्स से डेटा मिलेगा। और वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो मिलियंस के अंदर वो केसेस होंगे। इट डजंट मीन कि वो मुल्क काम ठीक नहीं कर रहे। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो ये इंप्रेशन दिया जाता है कि जहां पे रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है वो खुदा न खास्ता सूबा ठीक नहीं है। जैसे आपकी की रिपोर्ट आई वो जो सूबों वाली, मैं उसको पढ़ रही थी, तो उसमें पंजाब में लाइक 30,000 से ज्यादा केसेस, ठीक है, रिपोर्ट हो गए। तो मेरे जहन में फौरन आया कि बलूचिस्तान और केपी को औरतों के लिए बड़ा खतरनाक एक परसेप्शन है, समझा जाता है। लेकिन ये देखिए कि तो पंजाब में 30,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जहाँ की पे खातून वजीर आला है और वो कहती भी है कि खवातीन की जो हुर्मत है वो मेरे लिए बिल्कुल रेड लाइन है, इसको कोई क्रॉस नहीं करेगा, ये मतलब अच्छी बात नहीं है, और वो तहफ़्फ़ुज़ देना भी चाहती है। उन्होंने बहुत सारे काम भी किए उस। देखिए बेसिकली यही मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर पंजाब के अंदर केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है, और ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस ये कह रही हैं कि पंजाब इज डूइंग एन अमेजिंग वर्क इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग द केसेस। ठीक है, यानी कि पंजाब की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इन केसेस। जब कोई भी केस आता है तो फौरी तौर पे उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होती है। तो आपके मुताबिक हो सकता है, जो आपकी रिपोर्ट भी शो करी है, जो अदर सूबों में इतने ज्यादा केसेस नहीं है तो वहाँ केसेस हो रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रहे। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बेसिकली अगर किसी जगह पे मिसाल के तौर पे एक क्राइम है, क्योंकि ये क्राइम ऐसा है कि जो हर जगह पे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पंजाब के अंदर ये क्राइम ज्यादा हो रहा है या लाहौर के अंदर ज्यादा हो रहा है और किसी और जगह के ऊपर नहीं हो रहा। ये एक ऐसा सोशल इशू है जो हर जगह के ऊपर नॉर्मली हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका के अंदर भी हो रहा है, यूके के अंदर भी हो रहा है, कनाडा के अंदर भी हो रहा है, डेवलप्ड नेशंस के अंदर भी ये चीजें हो रही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे ये क्राइम नहीं हो रहा। अभी भी अगर पंजाब के अंदर 30,000 केसेस रिपोर्टेड है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो सारे केसेस रिपोर्टेड है। अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अनरिपोर्टेड है। सेकंड थिंग इज कि अगर किसी सूबे के अंदर वो नंबर कम आ रहा है तो देखें दो चीजें हो सकती हैं। या तो ये है कि वो जिला बड़ा सेफ एंड सिक्योर है कि वहां के ऊपर कोई इस तरह का केसेस जो क्राइम है वो होता नहीं है, या फिर वहां पे अंडर रिपोर्टिंग है। अब ये अजम्पशन है, ठीक है, उस अजम्पशन पे फर्दर स्टडी हो सकती है। जो आप लोग आरटीआई फाइल करते हैं, आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट को रजू करके किसको भेज रहे होते हैं? बेसिकली देखें, हम क्योंकि रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उस रिपोर्टिंग की बेसिस पे वी आर बेसिकली फाइलिंग राइट टू इंफॉर्मेशन लॉज अंडर द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल लॉज, क्योंकि हर सूबे के अपने लॉज हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के। उन सारे जो आईजीज होते हैं उनको हम भेज रहे होते हैं, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, एक पूरा टेम्पलेट हम बना के भेजते हैं कि हमें ये सारा डेटा जो है वो आप प्रोवाइड करें। बहुत सारी जगहों से अब डेटा जल्दी आ जाता है, शुरू में नहीं आता था क्योंकि पहले तो उनको ये एडवोकेट करना था उनके साथ कि जो डेटा हम मांग रहे हैं ये कोई हम अनहोनी बात नहीं कर रहे, ये दुनिया में एक बेस्ट प्रैक्टिस है और अगर आपकी रिपोर्टिंग अच्छी है तो दुनिया में आपका एक सॉफ्ट इमेज जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं they are doing wonderful work in terms of addressing the cases related to gender based violence या कोई भी इशू है। ठीक है, एक अगर रिपोर्टिंग नहीं हो रही, मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं, रिपोर्टिंग नहीं हो रही, तो लोग आपको ये समझ रहे हैं या दुनिया आपको ये समझ रही है कि आपकी स्टेट इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि 2020 और 21 में पाकिस्तान was in the grey list of human trafficking। ठीक है, ट्रैफिकिंग इन पर्संस की जो रिपोर्ट थी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की, उसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर था। उससे पीछे चले जाए 2016-17 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। 2018 में पाकिस्तान ने 2 स्पेशल लॉज बनाए, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट 2018 एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018। उन दोनों लॉज की वजह से पाकिस्तान की रैंकिंग 2018 में एकदम इंप्रूव हुई। क्यों? कि दुनिया में ये इंप्रेशन गया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट ऑफ पाकिस्तान इस इशू को कंसर्न्ड है और इसके ऊपर वो इक़दामात कर रही है कि उन्होंने स्पेशल लॉज बना दिए। 19-20 गुजर गया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, आपके केसेस रजिस्टर नहीं हुए, पाकिस्तान को दोबारा उन्होंने ग्रे लिस्ट या टियर 2 वॉच लिस्ट के अंदर डाल दिया। ठीक है, 2021 में पाकिस्तान टियर 2 वॉच लिस्ट में रहता है। पूरे पाकिस्तान से अगेन जो हमने राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए डेटा इकट्ठा किया था उस वक्त सिर्फ 6 केसेस रिपोर्ट हुए थे इन लॉस के तहत। ठीक है, विच इज लाइक अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द परफॉर्मेंस कि भाई आपने
लॉ तो बना लिया लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आपकी नहीं हो रही। 21 के बाद जब इसके ऊपर हमने भी एक एडवोकेसी की, कुछ और इदारों ने भी की, गवर्नमेंट के ऊपर भी एक तलवार लटक गई कि अगर हम तीसरे साल भी ग्रे लिस्ट में गए तो हम ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं। तो सबने मिलकर जब सब स्टेक होल्डर्स ने काम किया इसके ऊपर, केसेस रजिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस किया, तो 22 तक तकरीबन 900 केसेस पूरे पाकिस्तान में रजिस्टर हुए, तो पाकिस्तान की रैंकिंग इंप्रूव होगी। तो ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि दुनिया में आपका पॉजिटिव इमेज जाता है जब आप किसी भी केस को एड्रेस करने के हवाले से रिपोर्टिंग बेहतर कर रहे होते हैं। सेकंड थिंग इज कि मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, लॉ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्रिमिनल लॉ जो होता है उसके अंदर बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स को भी देखा जाता है कि लॉज की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रही है, कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और इस तरह की वो स्टडीज करनी होती हैं बच्चों ने। ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर लोग इन केसेस को स्टडी कर रहे होते हैं और बाकी मुल्कों के डेटा को लेके, ठीक है, पाकिस्तान का डेटा क्यों नहीं लेके वो कर रहे होते हैं। मतलब वो उनकी भी तो कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, इसके अंदर ये क्या। तो जब से हमारी ये रिपोर्ट आना शुरू हुई है, अब लॉ के स्टूडेंट्स हमारी रिपोर्ट का डेटा जो है वो बेस लाइन को यूज कर रहे होते हैं। आपके जितने यहाँ पे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, नो वन हैज द डेटा। हमने ये कंपाइल करना शुरू करवाया, अब जाकर वो डेटा जो है वो उस पर बात होनी शुरू होती है कि कितने केसेस हो गए हैं फलानी जगह पे। और सेकंडली ये कि देखिए, जब आपकी पुलिस ने किसी भी चीज को एड्रेस करना है, अगर उसको नहीं पता कि फलाने एरिया के अंदर कौन से केसेस कितने रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उसी बेसिस पे जरूरी नहीं होता कि आपने लॉ की इम्प्लीमेंटेशन या क्राइम को रोकने के लिए आपने सिर्फ डंडा लेके जाना होता है। क्राइम को रोकने के लिए बिहेवियर चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करनी होती है, लोगों को एजुकेट करना होता है कि अब इसके ऊपर कवानीन बन चुके हैं, और आपने अगर कोई खुदा न खास्ता इस तरह की हरकत की तो इस लॉ के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी जो अवेलेबल नहीं है, जिसमें इतनी सजा आपको हो सकती है। लोगों के अंदर एक डेटरेंस बिल्ड करनी होती है लॉ की। सेकंड थिंग इज कि देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अगर बात की जाए, जैसे आपने पहले बात की कि नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हुए, मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने वुमेन सेफ्टी एक्ट्स बनाई, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, जो हर एक खातून और मर्द बल्कि सबके उसके मोबाइल के अंदर वो ऐप डाउनलोड हो सकती है। इसी तरह वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशंस उन्होंने एस्टैब्लिश किए, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। इसी तरह जो जेंडर सेल्स बनाए, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब्स। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये पॉजिटिव स्टेप्स हैं टुवर्ड्स एड्रेसिंग दिस इशू। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इस सारे इशू को सीरियस है एड्रेस करने के हवाले से। अब लोधरा में रहने वाली एक खातून को नहीं पता कि व्हाट इज वुमेन सेफ्टी एक्ट, ठीक है। किसी और दूर दराज के राजनपुर में रहने वाली एक खातून को नहीं पता कि वहां पे मैं वर्चुअल पुलिस स्टेशन कौन सा है जहां पे मैं कॉल करके सारी अपनी काउंसलिंग करवा सकती हूँ और अपने इस इशू को जो है वो एड्रेस करवा सकती हूँ थ्रू स्पेशल जो फोर्स बनाई है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने। तो ये सारी चीजें ये हमें बताती हैं कि ठीक है, ये रिपोर्टिंग तो इतनी हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे केसेस जो अनरिपोर्टेड जा रहे हैं। तो देयर इज अ नीड टू एजुकेट द पीपल, कि उनको एजुकेट करें और उन्हें बताएं कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन जो है वो उन केसेस को प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर सकें। डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ा कॉमन क्राइम है पाकिस्तान के अंदर, शायद उसको बहुत सारे लोग शायद उसको क्राइम समझते भी नहीं है, ठीक है, एक बड़ी नॉर्मल सी बात समझते हैं, ठीक है, लेकिन बड़े सीरियस इश्यूज हो रहे हैं। आज आपकी ये एप्लीकेशंस बनते हुए भी, मैं अभी आपको एक हफ्ता पुरानी मिसाल दे सकता हूँ, रावलपिंडी में एक खातून के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई जिसका सर फाड़ दिया गया, ठीक है, और जिसको बड़ा सीरियसली टॉर्चर किया गया, और उसकी गालिबन को फ्रैक्चर भी हुआ था, ठीक है, उसके हस्बैंड की तरफ से। वो खवातीन पता नहीं कितने घंटे थाने का चक्कर लगाती रही, उनको उनकी FIR रजिस्टर नहीं हो रही थी। देन किसी जराए से उनको मेरा नंबर मिला, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, देन आई टॉक टू पुलिस। मैंने उनसे बात की कि भाई ये एक सीरियस इशू है, इसको एड्रेस करें, चीफ मिनिस्टर साहबा की भी ये प्रेफरेंस है, IG साहब की भी है, इस चीज को करें। मुझे इंटरवेंशन करने के बाद उसका मेडिकल हुआ और उसके बाद उसके ऊपर FIR हुई, ठीक है। तो अच्छा, ये इंटरवेंशन मुझे या आपको क्यों करनी पड़ रही है? ये जो आपने बड़ा अहम नुकता छेड़ दिया ना, ये जो बात है इंटरवेंशन की, कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग, नए जो लॉज आते हैं उसके बारे में उनको सेंसिटाइज करना, ये एक बहुत बड़ा गैप है जो कि लॉयर्स में भी पाया जाता है और पुलिस का जो शोबा है वहां भी पाया जाता है। आपको क्या लगता है, क्योंकि लॉ तो बन जाता है ना, वो आवाम तक उस तरह से पहुंच पाता है ना, पुलिस की सेंसिटाइजेशन होती है ना, इवन लॉयर्स की कि वो वाली क्लॉजेस उसमें ऐड कर सके। इसके लिए क्या करना होगा? और दूसरा देखिए, सरकार के बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, NCSW है, NCHR है, बहुत सारे बच्चों का इवन कमीशन मौजूद है। SSDO तो इतना अच्छा काम करता है कि फिर उसकी बेसलाइन को शायद इदारे भी पढ़ाना और वो फैक्ट्स को लेकर कोट करना चाहते हैं।
आपको क्या लगता है इन इश्यूज का सरकार के पास क्या हल होना चाहिए? क्योंकि जो आप नॉन गवर्नमेंटल इदारे हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के इदारे बने हुए हैं, उनके टीओआर में सारी चीजें आती हैं, लेकिन उस माजरत के साथ वो काम नहीं करते उस तरह से। देखिए मेरे ख्याल से इदारे सारे ही अपनी जगह पे एक एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इशू ये है कि उनकी कैपेसिटी के बहुत सारे मसाइल हैं, वन थिंग। सेकंड थिंग इज कि देखें बहुत सारे इदारे आप कमीशंस बना देते हैं, लेकिन आपके कमीशंस खाली पड़े होते हैं, उनके पास या तो स्टाफ नहीं होता, आप कमीशन के मेंबर्स लगा देते हैं लेकिन आगे स्टाफ नहीं है काम करने के लिए। आपने या तो मेंबर्स नहीं लगाए होते या स्टाफ नहीं दिया होता, स्टाफ दे दिया तो आगे स्टेशनरी नहीं है कि वो लेटर लिखें, ठीक है। तो इस तरह के बड़े मसाइल हैं जो बजट के इश्यूज हैं, इसी तरह वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के इश्यूज हैं, और ये हर कमीशन के अंदर ये मसाइल है, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे अभी भी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन जो फेडरल कमीशन है, 13 महीनों से सिविल सोसाइटी के मेंबर की सीट खाली है, ठीक है। यानी कि कमीशन आधा काम कर रहा है, उसके पास लोग नहीं हो पा रहा, कौन जाएगा, ये मसला क्या है? आई डोंट नो, मतलब ज़रा गवर्नमेंट को पता होगा, ठीक है। अब 13 महीनों से सिविल सोसाइटी की पोजीशन खाली है वहाँ पे। पंजाब की 1 महीने से सीट खाली है सिविल सोसाइटी की। पंजाब की जो जुडिशरी की सीट लगी वो अभी जाके काफी महीनों के गैप के बाद जाके उसको फिल किया गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो आपने स्पेशल लॉज या स्पेशल कमीशंस बनाए हुए हैं, उन कमीशंस को आप प्रायोरिटी के ऊपर ऐसे क्रेडिबल लोग उसके ऊपर लगाएंगे जो उस इशू को प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर सकें। सिर्फ नवाजने वाला काम ना करेंगे जी मेरा रिश्तेदार है या मेरा जानने वाला है या मेरी पार्टी का है उसको हम लगा देंगे, क्योंकि वो अगर लगेगा भी तो वो एक पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर एक बोझ है, ठीक है। उसने वहां पे 3 साल बैठ के अपनी तनख्वाह भी लेनी है, सारा कुछ करना है, लेकिन उसने डिलीवर नहीं करना। तो जो स्पिरिट है इस इशू का कि इसको एड्रेस करने की, चाहे वो चाइल्ड राइट्स कमीशन है, चाहे वो आई थिंक मैं मिसाल दूंगा यहाँ पे, आई थिंक जो नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स है, सेंटर आयशा इज डूइंग अ वंडरफुल वर्क, बड़ा प्रोएक्टिवली वो चीज़ों को लेके चल रही होती है, उनके पास बड़ी अच्छी टीम है। उन्होंने अगेन कोलैबोरेशंस की, बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के उनके थ्रू उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स भी ली और बहुत सारी चीज़ों को वो बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हैं। पंजाब की आप बात कर लें, पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, सारा अहमद उसको लीड कर रही हैं, अभी एमपीए भी हैं, शी इज डूइंग अमेजिंग वर्क। और आई थिंक अगर आप पंजाब की मिसाल लें तो वहाँ पे अभी उनके 9 डिफरेंट सेंटर्स बन चुके हैं बहुत सारे जिलों के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर यही बात आप ले लें केपी के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर ही नजर आता चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट्स का, ठीक है। अगेन प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ पे आपने चेयरपर्सन लगा दी सारा अहमद, सारा ने उसको उठा दिया, ठीक है। वहां पे या इससे पहले अगर इवन पंजाब का भी आप ब्यूरो देखें तो आपको सारा से पहले आपको काम नजर नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। सारा के आने के बाद पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की एक आइडेंटिटी आई, लोगों ने उसको पहचानना शुरू किया, लोगों ने उसका काम देखना शुरू किया, बहुत सारे केसेस को उन्होंने एड्रेस किया। और अभी आप रिपोर्ट करें उनको केस, अगले 2 घंटों में आपको वापस जवाब मिलेगा कि इस बच्चे को हमने रिकवर कर लिया, इसको फलानी जगह पे ले, बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रही है, ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूँ कि क्रेडिबल लोग और काम करने वाले लोग जब आप इन जगहों के ऊपर लगाएंगे ऐसे कमीशंस के ऊपर, तो वो कमीशंस आपको परफॉर्मेंस भी देंगे और आपका दुनिया में इमेज बेहतर होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि एनसीएसडब्ल्यू भी हमें हेडलेस नजर आ रहा है, वहां पे चेयर नहीं है, और इसके साथ साथ सीपीआई जो यहाँ पे वफाकी दारुल हुकूमत में डीजी नहीं है, डायरेक्टर्स नहीं है, उनकी पूरी टीम नहीं है। इतनी दफा से एडवर्टाइज हुआ, ये जो आप बात करें ना कि कैपेसिटी और जिनको लगाया जा रहा है क्या वो मेरिट पर तैनात हैं या नहीं है। ये जो आपकी कौसर रिपोर्ट आई जो कि सिंफी ज्वाइन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या तजवीज़ करते हैं, क्या कहते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है, अगेन सॉरी मुझे कहना पड़ेगा कि केसेस रिपोर्ट करने के हवाले से कह लीजिए खतरनाक नंबर्स कहाँ पर आए हैं, और आप इन रिपोर्ट्स को जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जाहिर है इसमें एक बहुत बड़ा खला भी आता है केसेस रिपोर्ट कर देना। अगर फॉर एग्जांपल घरेलू तशद्दुद के भी हैं, क्योंकि वर्चुअल पुलिस स्टेशन वालों से जो हमारी मुलाकात हुई वो कहते हैं हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू ये आता है कि ये केसेस रिपोर्ट भी हो जाते हैं, सजाएं भी हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो खवातीन फिर उसके बाद कहाँ जाएं। अगर किसी खातून का शौहर ने घर से निकाल दिया, तशद्दुद हुआ, उसको सजा हो गई, फिर वो उसको रखने को तैयार नहीं है और उसके अगर पेरेंट्स भी नहीं है, कोई और नहीं है, तो ये जो खला है इसको गवर्नमेंट कैसे फिल करे? सीएम पंजाब से कुछ कहेंगे, क्योंकि पंजाब के हवाले से भी जो हमने देखे हैं फैक्ट्स काफी खतरनाक है। देखिए जी, जैसे मैंने पहले बात की कि पंजाब चाइल्ड बच्चों की बात कर लें तो चाइल्ड प्रोटेक्शन का बहुत अच्छा मैकेनिज्म बना हुआ है, एंड क्रेडिट गोज टू एक चेयरपर्सन को कि जिसने इसको यहाँ पे इतना अच्छा उसका स्ट्रक्चर बनाया। डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर्स की भी सपोर्ट है उसमें, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है, लेकिन उसके साथ साथ आप वुमेन प्रोटेक्शन को भी इसी तरह का एक सिस्टम चाहिए। आपने दारुल अमान्स बनाए हुए, अब दारुल अमान्स को कनेक्ट करें इस तरह की चीज़ों के साथ, उनको अपग्रेड करें, उनको इनकी कैपेसिटी बिल्ड करें इन चीज़ों के ऊपर। आप नए इंस्टीट्यूशंस ना बनाएं, अब नए इंस्टीट्यूशन बनाएंगे फिर बजट के मसाइल होंगे, फिर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, वो पड़े रहेंगे, पैसा भी खर्च हो जाएगा, अगले आने वाली गवर्नमेंट को चेंज होगी, वो पता नहीं उसको पसंद करेगी नहीं करेगी, और ये आपको पता है अक्सर प्रोजेक्ट्स के अंदर ये वाले मसाइल होते हैं। सेकंड थिंग इज कि रिहेबिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
चाहे वो आपकी जेंडर बेस्ड वायलेंस का इशू है, चाहे आपका बच्चों का इशू है, चाहे आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है, आपके रिटर्नीज जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं बाहर से वापस डिपोर्ट होके, ये सारे लोग एक ट्रॉमा से गुजर के वापस आते हैं। और उन ट्रॉमा से जो लोग गुजरे होते हैं, उनको जब तक आप रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे, जब तक आप उन लोगों को आप इस तरह की सर्विसेज देके, उनकी स्किल डेवलपमेंट और इस तरह की चीजें उनके साथ करके, साइको सोशल सपोर्ट देके उनको मेन स्ट्रीम इन द सोसाइटी नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि भाई इस इशू को आपने एड्रेस कर दिया है। सदा की आपने बात की, इस दफा हमने रिपोर्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज हाईलाइट की, हमने डेटा जो कलेक्ट किया, पहले हम नहीं करते थे, इस दफा हमने ये किया कि हमने 7 कन्विक्शन रेट करा किया। आपके पूरे पाकिस्तान का जो कन्विक्शन रेट है दैट इज लेस देन 1%। ठीक है, 1% से कम आपकी खवातीन और बच्चों दोनों के जो जराइम है उन पे कन्विक्शन हो रही है। ठीक है, पुलिस का काम है केस को एड्रेस करना, फौरी तौर पे एफआईआर काटना, मुलजिम को गिरफ्तार करना, तफ्तीश करना, पेश कर देना। आगे हमारी जुडिशरी का काम है कि उस इशू को टेकअप करना और प्रायोरिटाइज करके उस इशू को प्रायोरिटी पे एड्रेस करना और उसका फैसला देना। यहाँ पे आपके खवातीन और बच्चों वाले केसेस जो हैं कई साल लटके रहते हैं और उसको सजा और जजा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो स्पेशल कोर्ट्स जब तक नहीं बनेंगी, जब तक इन केसेस को, मतलब मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ ये सूबे की लेवल पे नहीं, ये जब तक हर डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, तहसील लेवल पे स्पेशल कोर्ट नहीं होगी। तो जो जेंडर बेस्ड क्राइम आप समझते हैं कि इनको कन्विक्शन को रेट को मजीद बेहतर करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं? जी देखें, इसमें आप एक स्पेशल कोर्ट बनाएं जिसके अंदर आप बच्चों के केसेस, खवातीन के केसेस और जितने भी इस तरह के केसेस हैं जो वल्नरेबल कम्युनिटीज के साथ हैं, वो सारे के सारे केसेस आप इन स्पेशल कोर्ट्स के अंदर रेफर करें। वैसे इनके केसेस तो अलग अदालतों में जाके भी हैं। देखें, पहले कौन डील करता है? आपका वही मजिस्ट्रेट जो पूरे जिले के केस देख रहा है। ठीक है, वो पहले तो बेचारा वहीं पे पता नहीं कितने महीने जो है वो हो रहा होता है, वहीं पे कोशिश करता है यार मेरी जान ही छूट जाए, मैं किधर इस सारे प्रोसेस के अंदर रोज गुजारी के चक्कर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो जब उसको एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का मैकेनिज्म होगा, जब आपकी कोर्ट्स के अंदर एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा, उसे पता होगा मैं जाऊंगा, मुझे इज्जत भी दी जाएगी, मैं विक्टिम हूँ, मुझे इज्जत भी दी जाएगी और मुझे बाकायदा तौर पे इंसाफ भी मुहैया किया जाएगा, तो उस विक्टिम के अंदर भी एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दूसरी बात है कि देखें, इस सारे केसेस के अंदर जो सबसे मेजर इशू है वो क्या है? लोग कहते हैं, पुलिस कहती है या जो भी आपके इदारे वो कहते हैं, हम क्या करें जी, विक्टिम जो है ना वो स्टेटमेंट देने से इनकार कर गया। विक्टिम क्यों स्टेटमेंट इनकार करता है? ये कभी सोचा है हमने? कभी स्टेट खड़ी हुई है विक्टिम के साथ? कभी स्टेट ने खड़े होकर ये बात बोली है कि यार ये तुम्हारा जो केस है ये मेरा केस है, मैं तुम्हारी माँ का रोल प्ले कर रही हूँ यहाँ पे, लेट्स फाइट इट टुगेदर। और आपकी जो भी स्टेटमेंट है आपने उसको वो माहौल देना है विक्टिम को कि उसने कॉन्फिडेंटली वो चीज प्रेजेंट करनी है। जब उसको माहौल ही नहीं मिल रहा, वो एक प्रेशर में है बेचारा, उसकी आप ब्लेमिंग एंड शेमिंग कर रहे हैं, तो उसने कैसे भी आप देख लें, मतलब ये पिछले दिनों एक वीडियो आई, वो जो किसी जगह पे लोग को इकट्ठे थे, ठीक है, उसमें लोगों की वीडियोस बना के सारे सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है, पुलिस वालों ने तो मतलब इस कल्चर को मेरे ख्याल से हमें खत्म करना चाहिए, हमें डिस्करेज करना चाहिए इन चीजों को। फिर सेकंड थिंग इज कि जो आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो आपके पुलिस के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आपकी जुडिशरी के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, आपके प्रोसिक्यूशन का ट्रेनिंग मैकेनिज्म बेहतर होने की जरूरत है। वहां पे आप इस तरह के जो स्पेशल लॉज हैं, इस तरह की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको आप इंट्रोड्यूस करवाएं। आप अभी मेरे साथ चलें, किसी 50 जजेस को या प्रोसिक्यूटर्स को या पुलिस को या किसी को इकट्ठा करें, इवन इस्लामाबाद हम बैठे हैं, आप इस्लामाबाद चले जाएं, ठीक है, आप इनसे सिर्फ ये पूछें कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस आपने कितने दिए और किस उसके तहत आपने रजिस्टर कराए। वो कहेंगे जी वो जी ये तो कोई केस ही नहीं होता, ये तो एफआईआर का मैंडेट है। ठीक है, तो ये एक बड़ा सीरियस लेवल का क्वेश्चन मार्क होता परफॉर्मेंस। इस इशू को एड्रेस करने की जरूरत है प्रॉपर तरीके से। डेटा की आपने बात की, हमें बलूचिस्तान तक का डेटा मिलता है, हमें इस्लामाबाद का डेटा नहीं मिलता। ठीक है, ये तो बड़ी हैरत, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि इस्लामाबाद का डेटा अभी जाके आरटीआई कमीशन ने जब उनको हियरिंग की, उसके बाद उनको बताया कि भाई फौरी तौर पे डेटा प्रोवाइड करें, तो हमें अभी जाके उसका डेटा मिला, जिसके ऊपर हम अभी एक रिपोर्ट निकाल रहे हैं। और अभी हमने जैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंजाब की रिपोर्ट निकाली है, इसी तरह हम सिंध की भी निकाल रहे हैं, केटी की भी निकाल रहे हैं। क्या दुश्वारी है, क्या वजह? सिक्योरिटी नहीं है ना जी। ठीक है, मतलब हम लेटर लिख के थक जाते हैं, मांग के थक जाते हैं, शायद वो समझते हैं कि ये शहरियों का हक ही नहीं है। ठीक है, या फिर इस्लामाबाद के शायद में मुझे लगता है सियासी वाले कुछ ज्यादा है। अच्छा कौसर अब्बास, वैसे तो मैं देखती हूँ कि डिजिटल मीडिया पे बड़ी शान के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है जी, मैंने डंकी लगाई थी
और उनको हीरोज बनाया जाता है और वो बताते हैं जी हम बार बार गए, फिर इतने लोगों को लेकर गए, हमारे रिश्तेदार भी गए। थोड़ा बताइएगा, ये एक दर्दनाक सूरत हाल है। पहली बात ये है कि ट्रैफिकिंग और फिर इलीगल तरीके से कहीं और खुद से चले जाना या जाने की कोशिश करना। हमने देखा कितने सैकड़ों केसेस जो हैं वो हमारे सामने आए कि मैं कहूँगी हजारों की तादाद में मुझे लगता है कि अगर हम 3-4 साल का डाटा इकट्ठा करें तो लोग मुतासिर हुए हैं। इस हवाले से बताइए। सॉरी हम ये पंजाब बेस्ड शो तो नहीं कर रहे, लेकिन अगेन हम पंजाब की कुछ गुजरात का इलाका है, लाला मूसा है, आप बल्कि बेहतर जानते हो उन सारी जगहों को क्योंकि इस पे आपका काफी काम है। इस हवाले से हमें बताइए कि ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए इलीगल माइग्रेशन को डंकी लगाकर जाने को एक फैशन ना समझा जाए, उसे ग्लोरीफाई ना किया जाए। लॉस तो बन गए हैं लेकिन फिर भी लोग पता नहीं 40-50 लाख इकट्ठा करके देते हैं कि हम शायद किसी कश्ती में डूबकर मरना चाहते हैं। देखिए जी, अगेन मैं कहूँगा, जैसे मैंने पहले बात की, ये भी एक माइंड सेट है। ठीक है, आप अभी चले मेरे साथ इस एरियाज के अंदर, आप 16-17 साल के बच्चों को इकट्ठा कर आप उनसे पूछे बेटा बड़े होके क्या करोगे, वो कहेगा बाहर जाऊंगा। देखिए क्या करोगे बाहर जाके? मेरे मामे को पता है कि करूंगा। ठीक है, यानी कि उसको ही डजंट नो कि मेरा करियर क्या है। उसको घर से ये चीज फीड की हुई है कि तुमने बाहर चले जाना है, तुम्हें जरूरत नहीं है कुछ और करने की, तुम्हारा अल्टीमेट टारगेट यही है कि तुमने पाकिस्तान छोड़ के किसी और मुल्क में चले जाना है। और जब वो जाने की बात आती है तो वो इसी तरह डंकी लगा के मुख्तलिफ तरीकों से जो जाते हैं। देखिए, माइग्रेशन हर शहरी का, हर इंसान का फंडामेंटल राइट है। उससे आप किसी को डिस्करेज नहीं कर सकते। अगर वो माइग्रेट करना चाहता है तो उसको, चाहे विद इन पाकिस्तान करना चाहता है या किसी और मुल्क में करना चाहता है, उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन उसको इर्रेगुलर तरीके से या इलीगल तरीके से जब आप भेजते हैं तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप लाखों रुपए अपनी ज़मीनें बेच के, अपना जेवर बेच के, सब कुछ बेच के अपने बच्चों की मौत खरीदते हैं। फिर आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी वो मेरी तकदीर हार गई थी तो मेरे साथ ये हो गया। ठीक है, मतलब आपने खुद उठा के उसको उस के अंदर डाला कि जा बेटा तू डूब जा। साथ उस एजेंट को 50 लाख रुपया भी दिया कि जाके। अभी आप ग्रीस का वाकया देख लें। ग्रीस के वाकये में जिस पर तकरीबन 350 पाकिस्तानियों की जान गई थी, पर हेड 40 लाख से 70 लाख रुपया पे किया गया। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताएं, जिस शख्स के पास 40 लाख या 70 लाख रुपए है, अच्छा ये 40 या 70 उसने यहाँ से पे किया, रास्ते में अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि हर स्टेशन पे उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको तशद्दुद किया जाता है, फिर उसकी वीडियो बना के घर भेजी जाती हैं, फिर उसकी माँ कहती है मेरे बच्चे को बचाने के लिए जो मांगता दे दो, वो कहता है 10 लाख और भेज दें, उसको भेज दिया जाता है। अगली जगह पहुंचता है, फिर वहां पे दोबारा तशद्दुद किया जाता है, वो फिर उसको वीडियो भेजते हैं, फिर उसको पैसे मांगते हैं। तो ये कुछ सिर्फ यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, ये फिल्मी बात नहीं है, ये तो हाँ, और ये हकीकत है, ये हकीकत है। और ये आप जो लोग बेचारे वापस आए हैं, जो विक्टिम्स हमारे, उनसे आप पूछे वो आपको स्टोरीज सुनाएंगे। ठीक है, और ये अब तो बड़ा ये कॉमन कल्चर है। तो एक तो ये है कि आप अगर मिसाल के तौर पे एक बच्चे को भेजने के लिए जिसके पास 50 लाख 70 लाख करोड़ रुपया है, मैं उसको गरीब नहीं समझता। जो हम स्टेट पे ब्लेम करते हैं ना कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हालात बुरे नहीं है। पाकिस्तान रहने के लिए आई थिंक दिस इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और इट्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं मेरे सामने, आपके सामने, कुछ नहीं था उनके पास, वो आज माशाल्लाह सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, क्योंकि उन्होंने डंकी नहीं लगाई। उन्होंने वो 50 लाख अपने एंटरप्रेन्योरशिप में इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पैसा जो है वो किसी एजेंट के कंधे पे सवार होकर अपना कैरियर बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद मेहनत की और अपने आप को एस्टैब्लिश किया। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, लोगों का माइंडसेट बिल्ड करने की जरूरत है कि पाकिस्तान को बुरा ना बोले। पाकिस्तान के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, सिर्फ आपने उस पर अपना एक राइट ट्रैक पे कोशिश करनी है। अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि चले कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे आपने अगर 30 लाख 20 लाख लगा के कोई स्टोर खोल लिया, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगले 2 सालों बाद वो स्टोर्स में शायद 5-7 और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी होगी उसमें, और कितने लोगों का रोजगार उसके साथ एक स्टोर के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, इसी तरह आप अगर यहाँ से बाहर जा रहे हैं, अच्छा मिसाल के तौर पे आप डंकी लगा के पार चढ़ भी गए, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वहां पहुंचने के बाद आपका सब अच्छा हो जाएगा आपके लिए। भाई आप एक मुल्क के अंदर इलीगल रह रहे हैं, उस मुल्क की पुलिस आपके पीछे है, उस मुल्क के एक्सप्लॉइटर आपके पीछे हैं, उस मुल्क के जितने ट्रैफिकर्स हैं वो आपके पीछे हैं। ठीक है, वो सारे के सारे लोग आपको एक्सप्लॉइट करेंगे और आप पता नहीं कितने साल ये एक्सप्लॉइटेशन फेस करेंगे। और उसके बाद जाके अगर आप नहीं पकड़े जाते
और उसके बाद जाके अगर आप कहीं 10 साल बाद 15 साल बाद आप कहीं सेटल हो गए हैं, आपने कोई पैसे कमाना शुरू कर दिए हैं, तो फिर आप वापस आते हैं और आप बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। यहाँ पे रेंट की गाड़ी लेते हैं, कॉटन का सूट पहनते हैं, बटन खोलते बाहर के हैं, मुल्क से आए गोल्डन घड़ी पहनते हैं और कहते हैं जी मैं बाहरों आया, मैं यूरोपों आया हूँ। हम्म, ठीक है, इस कल्चर को डिस्करेज करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, ये जो कल्चर है ना, ये इंडिविजुअल्स तो शायद अपने शोशा और शशकी में अपनाने की कोशिश करते होंगे, बट अबाउट वो इदारे, वो लोग, वो इंडिविजुअल्स जो कि वज़ीर आज़म को भी रिपोर्ट पेश हुई, कैसे बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी है, प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, इस हवाले से कुछ कहेंगे गवर्नमेंट मजीद क्या करे, क्या अपने लोगों की ट्रेनिंग सख्त करे कि वो रिश्वत की तरफ ना जाएं, वो इलीगल चीज़ों की तरफ ना जाएं, लोगों को फैसिलिटेट ना करें। देखिए इसमें Gangs डेफिनेटली जब इस क्राइम को कहते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, ये किसी एक शख्स का काम नहीं होता। जब तक आपके सिस्टम के लोग उसके साथ उसका पार्ट नहीं होते, ये क्राइम नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक लोग उसको साथ सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग बुरे हैं, लेकिन डेफिनेटली ऐसे लोग हर इदारे के अंदर मौजूद हैं जो शायद इन्हीं माफियाज के साथ लिंक हो गए, लोगों की एक्सप्लॉयटेशन के अंदर इन्वॉल्व हो गए और लाखों करोड़ों रुपया जो है वो कमा रहे होते हैं इससे। ठीक है, तो एक तो उनकी मॉनिटरिंग सख्त करने की जरूरत है। कोई भी इस तरह का केस होता है, अगर किसी भी बॉर्डर से कोई आपकी बस क्रॉस कर रही है या कोई पैदल क्रॉस कर रहा है, तो उसका मतलब है वहां पे जो ड्यूटी पे खड़ा हुआ है वो उस चीज का जिम्मेदार है। किसी एयरपोर्ट से अगर कोई इलीगल तरीके से वो इमिग्रेशन को क्रॉस कर रहा है, तो उसका मतलब है जो जिसकी ड्यूटी उस टाइम पे वहां पे है वो उस चीज का जिम्मेदार है। सिंपल फॉर्मूला है इसमें। मतलब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि मैं जाता हूँ, आप जाती हैं, तो आप चेक होती है ना वहां पे। अगर आप 2 नंबर तरीके से जा रहे हैं, मैं 2 नंबर तरीके से जा रहा हूँ, तो मतलब आप 2-4 मिनट में पकड़े जाते हैं ना, कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब तो FIA ने ये एक पॉलिसी भी बना दी है कि वहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर्स के ऊपर बाकायदा इंटरव्यूज होंगे लोगों के, जो भी आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा सा मतलब इस तरह का है कि इसको देखा जाए प्रॉपर तरीके से और आप प्रॉपर इंटरव्यूज करेंगे, तो अगर ये एक्सरसाइज प्रॉपर बेहतर तरीके से होना शुरू हो जाए तो चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो सकती हैं, सिर्फ बॉर्डर्स के ऊपर भी। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब तक आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स बना दी, बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट कि PM ने इसके ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, वज़ीर दाखिला ने इसके ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, बाकी स्टेट इंस्टीट्यूशन ने इसके ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया कि इस इशू को हमने टैकल करना है। लेकिन उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उस जिले के अंदर, मिसाल के तौर पे मैं फिर ग्रीस इंसिडेंट की मिसाल दूंगा कि अगर 350 पाकिस्तानी एक बेल्ट से या एक डिवीजन से जा रहे हैं, तो पहली बात उनकी मोबिलाइजेशन हुई गई, उनको मोबिलाइज किया गया ना, क्या है जी हम वो फलाना बंदा है वो आपको बाहर लेके जाएगा। एजेंट कौन है? उस एजेंट के साथ कोई हाल हवाल हुआ कि भाई मैं क्या लूंगा, तुम्हें क्या मिलेगा, और बीच में वो लोग इन्वॉल्व होंगे जो सारा प्रोसेस कर रहे हैं। किधर है हमारी स्पेशल ब्रांच? क्यों नहीं रिपोर्ट कर रही इन सारी चीजों को? एक जिले से अगर करोड़ों रुपया इकट्ठा हो रहा है इन मासूमेन ये जो लोग हैं इनसे, विक्टिम से, तो वो किसी न किसी तरीके से तो इकट्ठा हो रहा है ना, चाहे वो कैश की फॉर्म में जा रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी की फॉर्म में जा रहा है, चाहे वो बैंक के थ्रू जा रहा है, किसी न किसी तरीके से वो पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो अगर उसकी टाइमली सर्वेलेंस हो तो चीजें शायद 350 पाकिस्तानियों की जिंदगी बर्बाद ना होगी। तो जो इलाके पाकिस्तान के खास तौर पर इस हवाले से काफी हसास जाने जाते हैं, आपको लगता है कि वहाँ की जो लोकल इंतजामिया, जिला इंतजामिया, स्पेशल ब्रांच, पुलिस, ACDC, उसमें सारे जाहिर आ जाते हैं कि उनका चेक एंड बैलेंस नहीं है अपने इलाके पर? देखिए बेसिकली ये इग्नोर कर रहे हैं, बचा क्या है? अगेन देखें, प्रायोरिटी है ना। ठीक है, आपकी एक डिप्टी कमिश्नर के पास जिले के इतने काम होते हैं कि उसको नहीं पता कि मेरे जिले के अंदर ये काम भी हो रहा है। पता तो डेफिनेटली होता है, रिपोर्टें आ रही होती हैं, लेकिन वो इग्नोर हो जाती है चीजें। तो हर जिले के अंदर अभी नेशनल एक्शन प्लान जो बना ट्रैफिकिंग के ऊपर उसको काउंटर करने के लिए, उसके हवाले से डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज बनी हुई हैं। उन कमेटीज का काम है कि वो हर महीने मिलें और आपस में सारे इदारे मिलकर परफॉर्मेंस शेयर करें कि भाई मैंने इन चीज़ों के ऊपर देखा, मैंने इतनी अवेयरनेस क्रिएट की, मैंने इतने लोगों को एजुकेट किया, मैंने इतने लोगों की मॉनिटरिंग की, मैंने फलाने एरिया के विजिट किया, वहाँ के अंदर इस तरह के मसाइल हो रहे हैं, मुझे फलानी शिकायत मौसूल हुई। ये आपस में इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, जब तक ये कोऑर्डिनेशन आपकी बेहतर नहीं होगी, अब ये मीटिंग्स कई दफा 3-3 महीने 6-6 महीने नहीं होती। ठीक है, तो ये मीटिंग अगर आपकी रेगुलर बेसिस पे हर महीने होना शुरू हो जाए। अभी एक स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर कि उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बनाई
पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफा ये किसी सूबे में हुआ, ठीक है, बल्कि नेशनल लेवल पे भी नहीं है, कि एक स्पेशल कमेटी पार्लियामेंट्री बनाई गई इन इश्यूज को मॉनिटर करने के लिए और इस पे ओवरसाइट के लिए। वो उस कमेटी को चेयर कर रही है उस्मा कारदार साहिबा, और अभी पहली मीटिंग उसकी हुई जिसमें उन्होंने तमाम इदारों को बुलाया और उसको उनको बेसिकली एक, क्योंकि जो कमेटी होती है उसका एक काम होता है इदारों की अकाउंटेबिलिटी भी करना, ठीक है, तो वो जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो भी थोड़ा अब बेहतर होना हमें नजर आएगा। आपको लगता है कि ये स्पेशल कमेटी बनाना अच्छा है, दीगर सूबों को भी इस तरह से दीगर सूबों को भी बनाना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट वफाकी जो हमारी नेशनल असेंबली है और सेनेट है वहाँ पे भी होनी चाहिए, ताकि ये कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है उसका बड़ा एक अहम रोल होता है किसी भी इशू को टैकल करने का, और जो आपके सरकारी अफसरान या इदारे होते हैं वो उनके सामने अकाउंटेबल होते हैं। तो देयर इज अ नीड के स्पेशली फेडरल के ऊपर तो लाजमी बनाए जाए और उसके साथ बाकी सूबों के अंदर भी जो है वो उसको रेप्लिकेट जाए। अच्छा, ये कौसर हमने देखा कि पिछले हफ्ते में जो शदीद बारिश हुई, गाड़ियां टूट गई, लोगों ने अब प्लास्टिक शीट्स लगाना शुरू कर दी हैं। एसएसडीओ को क्रेडिट जाता है कि माहौलियाती तब्दीली, मौसमियाती तब्दीली ये कितना बुरे असरात डाल रही है। पाकिस्तान वैसे भी उन ममालिक के साथ में शामिल है जिन पर बुरे तरीन असरात होते हैं, वो 10 जो ममालिक हैं। क्या समझती हैं, आपका इदारा इसके लिए काम कर रहा है? क्या किसी सूबे को ज्यादा तरजीह देकर क्लाइमेट चेंज पे काम करने की जरूरत है, या हमें होलिस्टिक एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत है? देखिए जी, क्लाइमेट चेंज सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक बड़ा सीरियस मसला बन चुका है, और अभी आइंदा आने वाले 10 साल के बाद पता नहीं हमारे क्लाइमेट के साथ क्या हालात होंगे, ठीक है। तो अभी ये आप समझेंगे ये आपका साइन ऑफ वार्निंग है कि ये जो अभी हमारे साथ हुआ जिसमें गाड़ियां टूटी, मतलब अभी पता नहीं क्या कुछ हो सकता है अगर हमने अगर इन चीज़ों को अभी भी काउंटर ना किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगेन लोगों की अवेयरनेस, लोगों को एजुकेट करना। जब तक हर शहरी इसमें अपना किरदार अदा नहीं करेगा, क्योंकि क्लाइमेट सिर्फ सरकार का मसला नहीं है, क्लाइमेट मेरा भी मसला है, क्लाइमेट आपका भी मसला है, क्लाइमेट रेडी वाले का भी मसला है, हर इस मुल्क के शहरी का मसला है। एक तो लोगों को एजुकेट किया जाए, दूसरा जो पॉलिसीज हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं या मजीद जो नेशनल लेवल पे पॉलिसीज या एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है, नेशनल एक्शन प्लान, उस प्लान को एक बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट है। देखिए प्लान पॉलिसीज हम बहुत बना लेते हैं, हर यहाँ पे जो इशू उठाएंगे ना उसके ऊपर पता चलेगा एक नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ है, ठीक है। आप दहशतगर्दी उठा लें, आप ट्रैफिकिंग उठा लें, आप माहौलियात उठा लें, आप एजुकेशन उठा लें, आप हेल्थ उठा लें, आप जेंडर उठा लें, हर चीज के ऊपर आपका बनी हुई है। पाकिस्तान के अंदर बहुत लॉज बने हुए हैं, बहुत अच्छी पॉलिसीज बनी हुई हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन इज द मेजर इशू, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर का यूथ प्रोग्राम है, जो बाकी इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं, उन सारे लोगों को एंगेज करें इन कामों के अंदर, ताकि उनकी कैपेसिटी भी बिल्ड हो, उनकी लर्निंग भी हो इस सारे काम के अंदर से, उन बच्चों की, नौजवानों की, और उसके साथ साथ वो आगे जाके फ्यूचर में डेफिनेटली वो किसी भी पोजीशन पे जब जाएंगे अपने करियर को अडॉप्ट करके, तो अभी से अगर उनकी लर्निंग होगी तो वो एक बेहतर शहरी का किरदार अदा करेंगे। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो वो आ गई ना नेशन बिल्डिंग। हम तो सिर्फ जाते ही हम तो अपनी सियासी जमात को देखते हैं, बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा बड़ा ही बुरा था, अच्छे पौधे नहीं तो पौधों को काटो तो उग ही नहीं सके, मतलब कि हम कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं है ना। अगर एक शख्सियत ने, इमरान खान ने लगाई वो बुरा लग रहा है, तो जो नवाज शरीफ ने किया वो बुरा लग रहा है, फिर आगे जो बेनजीर ने किया वो बुरा लग रहा है। हम अपनी मुल्क की तरक्की को देखते हुए क्यों नहीं कंटिन्यूटी रखते? देखिए मसला सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो मेरा नाकिसा तजर्बा है कि हम पूरे सिस्टम को और पूरे मुल्क को एडहॉकिज्म पे चलाते हैं, ठीक है। अच्छा फलाना आया, उसने ये कर दिया, उस पे अरबों रुपए भी खर्च हो गए, दूसरा आएगा उस चीज को बंद कर दिया, उसने एक नई कैंपेन शुरू कर दी अपने नाम से, और फिर एक एफर्ट उसके ऊपर शुरू हो जाती है जीरो से, और पता चलता है जी फिर एक नए साहब आए, उन्होंने फिर एक और काम करना शुरू। आप पिछले 20 साल की आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, ठीक है। ये कुछ होना देखिए कोई भी हुकूमत है किसी भी पार्टी की, मैंने इससे पहले कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले रियासत पाकिस्तान है, उसके बाद बाकी सियासी जमातें हैं। जब आप सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे, आप सबसे पहले ये प्रायोरिटी करेंगे अपनी पॉलिसीज बनाते हुए कि ये पॉलिसी जो है इसकी वजह से लोगों को फायदा हो रहा था, लेट्स कंटिन्यू दिस। वो ए ने बनाई है, बी ने बनाई है, सी ने बनाई है, डजंट मैटर, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतर है, तो ठीक है यार, लेट्स कंटिन्यू इट। कल वो कर रहा था, आज आप कर रहे होंगे, ठीक है। नाम भी चेंज करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो पॉलिसी आप समझते हैं यार कि नहीं उस शख्स ने या उस पार्टी ने या उस हुकूमत ने गलत बनाई थी, उसको आप बेहतरी की तरफ लेके जाए। बेहतर तो हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है, लेकिन जब तक हम कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं रखेंगे,
हम कभी भी इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं कर सकेंगे। वो कोई भी इशू है, वो पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, वो टेररिज्म का इशू है, वो आपकी ये जो इंटरनल हमारी पॉलिटिकल आइसोलेशन और जो एक पूरी मोमेंटम बिल्ड हुआ है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का इशू है, कोई भी मसला है, बिल्कुल वो तब तक एड्रेस नहीं होगा जब तक आप कॉन्टिन्यूटी नहीं करेंगे। आप बाय इंडिविजुअल्स उसको एवेल्युएट नहीं करेंगे, आप बाय इंस्टीट्यूशन उसको एवेल्युएट करेंगे, उस वक्त तक वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ठीक है, तो आप एक प्रोजेक्ट लगाते हैं, पता चलता जी नया बंदा आया, उसने वो प्रोजेक्ट ही रोक दिया। यहाँ पे तो हमने ये तक भी देखे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे इश्यूज पे काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे तो एजुकेशन के इदारे पता लगा कि वो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, लेकिन क्योंकि हुकूमत खत्म हो गई तो कुछ और हो तो गया। वो तालीमी इदारा जो है वो वैसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब इतने अरसे से वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर पिछले जो साहब थे उनकी तख्ती लगी हुई है। मैं मतलब अभी की मैं बात समझ कर गई, लें, हाँ। पुरानी बात कर लें, उससे पिछली बात कर लें, ये मैं हमारा रवैया है। अब मैं 2008 से ऑनवर्ड्स आप देख लें, कई प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू हुए वो आगे कंटिन्यू नहीं हो सके क्योंकि वो फलाना नहीं शुरू किए। इवन तालीमी इदारे, इवन हॉस्पिटल्स, ये पिंडी का टीबी हॉस्पिटल है, ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, ठीक है, और ये जो क्या बात है जी, पिंडी शेखर शहर के अंदर, मतलब इस पे अरबों रुपए खर्च किए थे 2008 में PMLQ की गवर्नमेंट ने, मुशर्रफ के टाइम में। उसको बंद कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि पिछली हुकूमत ने उसको वो किया, फिर चीफ जस्टिस ने उसमें सुओ मोटो लिया, फिर वो किया। क्यों जरूरत पड़ती है यार इस चीज की? ये आप फायदा आपके लोगों को होना है, ये कोई ABC के नाम का अस्पताल नहीं है, वैसे लोग ट्रम्प को या बड़ा उसकी कहते पर्सनल हैं मलकियत नहीं है। मौसर अब्बास, लेकिन मुझे लगता है वो जो कहता है ना अमेरिका फर्स्ट, तो अच्छी बात है ना, वो कहते हैं ना अपने मुल्क को, अपनी नेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि USAID एकदम जैसे बंद किया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बहुत सारे ममालिक को नुकसान भी हुआ, मसले मसाइल भी हुए। तो USAID किस डोमेन में क्या क्या काम कर रहा था? आपको लगता है कि तरक्की पजीर ममालिक जो है वो उससे ज़्यादा बेनिफिट हो रहे थे? तो ट्रम्प रिविजिट कर सकता है इस पॉलिसी को? देखिए, USAID या कोई भी इदारा है, मैंने इससे पहले बात की कि उसके अंदर मसाइल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो सब अच्छा जा रहा होगा, उसमें बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन ये कहना कि USAID पूरा बुरा था, ये कहना कि फलानी चीज़ पूरी बुरी थी, ऐसा नहीं है। ये कहना कि औरतों पे काम करना पूरा बुरा था, ये कहना कि क्लाइमेट पे काम करना पूरा बुरा था, ये चीज़ ठीक नहीं है। कोई भी चीज़ है उसको रिविजिट करके उसको बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, अगर अमेरिका में हुकूमत चेंज हुई तो डेफिनेटली नई गवर्नमेंट आती है, उसकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, लेकिन अब ठीक है, आई थिंक इट्स अ गुड पॉलिसी कि आप चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, यानी कि उसके अपने मुल्क के लोगों का जो टैक्स का पैसा है वो उधर ही खर्च हो पहले, उसके बाद अगर कुछ गुंजाइश बचती है तो वो बाकी जगहों पे खर्च हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, आप अगर दुनिया की इकोनॉमीज को चैलेंज करते हैं, तो दुनिया में जो स्पेशली अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और स्पेशली बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे शायद लोगों के पास खाना खाने के लिए नहीं है, शायद लोगों के पास हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है, शायद लोगों के पास, मतलब मैं तो कहता हूँ अमेरिका शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क को भी ऐसे मुल्कों को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे जो जितने भी क्राइसिस हैं दुनिया के, उनमें ये सपोर्ट करना बनता है। ठीक है, उसकी बेहतरी की जा सकती है कि ठीक है जी, हम इस चीज़ पे काम नहीं करेंगे, हम इसको ज़्यादा इस तरीके से करेंगे। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, मतलब पाकिस्तान के अंदर भी मैं समझता हूँ जब ये NGOs के साथ पॉलिसीज आई कि अकाउंटेबिलिटी और ये वाली चीज़ें स्टार्ट हुई और चेक एंड बैलेंस शुरू हुआ, आई अप्रिशिएट दैट। बिल्कुल, अगर मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी सरकारी इदारा जो है वो मेरे टैक्स का पैसा कहाँ खर्च कर रहा है, तो वो क्यों नहीं पूछ सकते कि SSDO कहाँ पे खर्च कर रहा है? उनके पास भी ये राइट है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, अगर हम ये सवाल करने का हक रखते हैं तो उनके पास भी हक है कि वो मुझसे सवाल करें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, वो कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को SSDO बनाना, और कैसे ख्याल आया कि खिदमत खल्क? वैसे जब खिदमत की बात है तो मेरे जहन में तो एक नाम सबसे पहले आ जाता है, वो AD साहब का है ना। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? कैसे आपको लगा कि आप दूसरों के लिए, कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटी को सर्व करना, ये शोभा आपने कैसे जो लिया? देखा जी, मेरी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी ज़िगज़ैग वाली है। ठीक, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं ज़िंदगी में ये काम करूँगा। शौक था शुरू से, स्टूडेंट पॉलिटिक्स और बाकी इस तरह की चीज़ों के अंदर थोड़ा एक्टिविज्म टाइप था, लेकिन मुझे फ्रैंकली बताऊँ तो मुझे नहीं पता था कि NGO से बनता गया।
ठीक है। ठीक है। अब मुझे याद है जब मैंने पहली दफा एनजीओ लिखा था तो ENGO लिखा था, ठीक है। तो ये मुझे किसी ने कहा कि नहीं यार ये तुम गलत लिख रहे ये हो। कितने साल पहले की बात है? ये बात है जब मेरा बिल्कुल स्टार्ट ऑफ करियर बैक इन 2007 की बात है, ठीक है। तो मेरे एक टीचर हैं, मेरे मोहसिन हैं, आजकल DG हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज के, मोहम्मद राशिद मफजूल तका साहब। ही वाज माय स्कूल टीचर, ठीक है। क्लास 6 से लेके मैट्रिक तक उन्होंने मैं पढ़ाया। वो बेसिकली मुझे आप समझेंगे उंगली पकड़ के इस सेक्टर में लेके आए थे, और उन्होंने ही जब मुझे कहा कि मैं एक NGO में होता हूँ आजकल, तो तुम्हें मैं एक वहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाफिन नया नया बना था और सोशल मोबिलाइजर की सबसे बिल्कुल पहले उनकी ये पोस्ट आती है, तो वो उस पे हमें कुछ चाहिए तो आप आ जाए हमारे साथ आ जाए। तो मैंने कहा जी ये NGO क्या होती है, ठीक है। मेरा आगे से यही सवाल था। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम इस तरह काम कर रहे हैं वोटर एजुकेशन और इन चीज़ों के ऊपर, ये वो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय करियर। और करते करते फिर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बूस्ट मिला सारे काम के अंदर। फिर बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जिसकी वजह से मेरी कैपेसिटी बड़ी बिल्ड हुई। ट्रेनिंग्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मुझे मौका मिला जाके अटेंड करने का। उसके बाद जब मैं 8-9 साल मेरा करियर हो चुका था डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर, तो मुझे बहुत सारे लोग इस चीज़ पे कहते थे, स्पेशली जो आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जो आपके से बड़ा पॉजिटिवली आपकी ग्रोथ के लिए बात कर रहे हो। तो सब लोग नहीं कर रहे होते, लेकिन कुछ लोग कर रहे होते। तो कुछ लोग मुझे गाइड करते थे कि यार मतलब यू आर डूइंग अ जॉब, मतलब तुम्हें तो अपना कुछ एंटरप्राइज डेवलप करना चाहिए। तो लेकिन वो मेरी पाकिस्तानी टिपिकल सोच थी कि महीने के पैसे आ जाते हैं तनख्वाह में, तो मुझे क्या ज़रूरत है मतलब एक नई पंगे में डालने की, फिर एक इदारा बनाना, फिर वो मैं कैसे बनाऊंगा और मैं पैसे कहाँ से लूँगा और क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वही टिपिकल सोच जो आज ही मैं यूथ को कहता हूँ, ये मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि यार डंकी लगाने से बेहतर है कि ये इस तरह के काम करें। तो मेरी भी वही सोच थी उस वक्त कि भाई कौन इतना वक्त करे, ठीक है। अभी मुझे किसी के लिए नहीं कमाना, बल्कि अभी तो मुझे बस बनी बनाई एक तनख्वाह मिल जाती है, मैं घर चला रहा हूँ अपना, ठीक है यार, दैट्स इट, ठीक है। फिर तो मुझे अपनी शायद किसी और के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो फ्रैंकली बताऊं तो मेरा वो प्लान नहीं था इसको चलाने का उसका, ठीक है। आपने बस रजिस्टर करा दिया। जिस दिन मैंने रजिस्टर कराई ना, उस दिन 29 फरवरी 2016 को मुझे पुरानी जॉब से टर्मिनेट कर दिया। उसी दिन क्या आपने अपना इरादा बनाया? हालांकि मैंने बताया था, लेकिन वो मेरी अखबार में की खबर छप गई थी, उसको किसी और ने मैनिपुलेट किया, मेरे खिलाफ लॉबिंग थी, व्हाटएवर जो भी था, ठीक है। लेकिन हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। मैंने बहुत सीखा, मेरे वो उस्ताद हैं, मैंने उस इदारे से सीखा। मैं समझता हूँ कि मैं ये कुछ ना कर सकता अगर मैं उस इदारे में 7-8 साल 9 साल काम ना करता। मैं आई स्टिल रिस्पेक्ट देम, मैं अभी भी उनसे मिलता हूँ, अभी भी मेरा एक वर्किंग पर्सनल एक अच्छा रिलेशन है। हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। तो बस वो मैं टर्मिनेट हुआ तो मैं सड़क पे आ गया। मेरे पास लैपटॉप लेने के पैसे नहीं थे, ठीक है। मैंने मेरा दोस्त था, उससे मैंने उधार पकड़ा, एक Core i3 एक लैपटॉप लिया, और फ़ोन तक मेरे पास, क्योंकि मैं ऑफिशियल यूज़ कर रहा था, ये सिम मैंने फिर यकम मार्च को ली। और उसके बाद मतलब इधर F7 में एक ढाबा होता था, वहाँ मैं पूरा दिन बैठता था, ठीक है। 2016 और 17 की बात, लैपटॉप पे काम करते वो पूरा दिन बस जिससे मिलना है, किसी बहुत कोई अच्छा मतलब अच्छे लेवल का बंदा जिससे मिलना है कि यार थोड़ा सा उसे दिखाना है। तो इसी टावर में ऊपर वाले फ्लोर पे मेरे एक दोस्त का ऑफिस है, तो उसको मैं रिक्वेस्ट करता था, यार मैं बस स्टडी रख रहा हूँ, तो वहाँ पे ना तुमने बस यही कहना कि SSBO का दफ्तर है, ठीक। तो उसको जाके उसके पास मीटिंग करके फिर मतलब वहाँ से चले जाते हैं। तो सो दिस इज द स्टोरी। बट अल्हम्दुलिल्लाह सारी स्ट्रगल, इंस्पिरेशन आपके टीचर हुए, बिल्कुल मुझे रास्ता दिखाने वाले वो हैं, मुझे इस सेक्टर में लाने के लिए वो हैं। देन आई थिंक कुछ और लोग हैं जिन्होंने बड़ा मुझे इस टाइम पे सपोर्ट किया जब मेरे ऊपर ये वाला क्राइसिस आया। आई अप्रिशिएट और आई एक्नॉलेज मुदस्सर रिजवी जो फाफिन के CEO हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे बड़ा इस सारे उस पर सपोर्ट किया और एक किस्म का अप्रिशिएट किया कि ठीक है यार, ये वक्त आते रहते हैं, जॉब करनी है मेरे पास आ जाओ, नहीं तो बेहतर है कि आप अपना काम करो। मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। कुछ और भी लोग हैं सारे उसमें जिन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया। तो आई थिंक मुझे लोग हमेशा कहते हैं कि यार क्या गिद्दड़ सिंगी है आपके पास के हर जगह SSBO नजर आती है, ठीक है, बड़े कम टाइम के अंदर, ठीक है, क्या वजह है? तो मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं वो 1.5 साल जो मेरा मुश्किल था ना, अगर मैं उसमें गिव अप कर देता ना, ठीक है, तो आज SSBO कहीं ना होती, ठीक है।
क्योंकि 1.5 साल इज अ बिग टाइम कि आप एक सेटल इन्वायरमेंट से उठ के आप सड़क पे आ गए, और आप सड़क पे आने के बाद आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। मैं मतलब जब ट्रैवल करता था, बहावलपुर के लारी अड्डा के बच्चों वाले होटल में भी मैं रहा हूँ उन दिनों के अंदर, ठीक है। मतलब वो जो लारी अड्डे के ऊपर बने होते हैं होटल, ठीक है, मैं वहाँ रहा हूँ। लाहौर के अंदर मैं ऐसी जगहों पे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वो मुश्किल ना काटता मैं, तो शायद SSTU कहीं ना होती आज, ठीक है। तो हर मुश्किल के बाद अल्लाह कहता है ना आसानी है, ठीक है। तो वो मुश्किल काटनी होती है, फिर आसानी है। अभी अगेन एक टाइम आया कि भाई अब आपको पता है फंडिंग की सिचुएशन सारी क्या हो चुकी है, बट स्टिल आई थिंक चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी इससे भी। हर एक जो क्राइसिस होता है उसमें उसके अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। कोविड आया, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज बिल्ड हुई, अभी ये क्राइसिस आया, इसके बाद भी अल्लाह इंशाल्लाह तो डेफिनेटली अपनी सक्सेस और अपना काम किसी को डेडिकेट करेंगे? मैं बिल्कुल जी अपने पेरेंट्स को करूँगा। मेरे ख्याल से वॉट एवर आई एम इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, और उनके बगैर तो मैं आज भी समझता हूँ, घर से निकलता हूँ और वो घर पे ना हो तो परेशान हो जाता हूँ कि यार आज मेरा दिन कैसा गुजरेगा, ठीक है। तो वो मैं बहुत टची हूँ इस मामले में, ठीक है, बड़ा कमज़ोर हूँ इस मामले में, ठीक है। क्योंकि मैं शायद एक कदम भी नहीं चल सकता कि जब तक मेरी माँ और मेरे बाप की दुआएं, उनकी सुबह मिल के आना, उनसे दुआएं लेके आना, वो अगर मेरे साथ नहीं है तो मेरे ख्याल से मतलब मैं आई एम नथिंग, ठीक है। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं दुनिया को फेस कर सकूं या कुछ तरह की चीज़ कर सकूं। वट एवर आई एम इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कहानी आपने सुनी। बेसिकली कहानी उनकी यही है, जो वो काम कर रहे हैं, चाहे क्लाइमेट हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, जेंडर बेस्ड क्राइम हो, उनको रिपोर्ट करना। और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि ये सुधार की तरफ सजेस्ट कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट को और अदर स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना आज की माइनर स्टॉक जो है वो सैयद कौसर अब्बास के साथ की जाए, जो कि SSTU को लीड कर रहे हैं। आपने उनकी गुफ्तगू सुन ली कि जिस तरह से पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है और अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट है, ये हमें कभी भी नहीं छोड़नी। और मुश्किल वक्त में कहते हैं ना कि घबराना नहीं है, शायद फिर कहीं ना कहीं तरक्की और जो खुशहाली और सक्सेस है वो हमें मिलकर रहेगी। फर्दर अपडेट्स के लिए भी हमारे चैनल को फॉलो करते हैं।